हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम नर्सिंग। आज हम पढ़ेंगे कि वाइटल साइंस का थर्ड पार्ट। ठीक है, सबसे पहले अपन वाइटल साइंस देखे थे क्या होते हैं, उसके बाद हमने बॉडी टेम्परेचर पढ़ा था। अब हम देखेंगे जो फीवर या फीवर की डेफिनेशन देखेंगे, फीवर के कॉजेज देखेंगे, टाइप्स ऑफ फीवर देखेंगे और स्टेजेस ऑफ फीवर। उसके बाद हम मैनेजमेंट ऑफ फीवर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फीवर की डेफिनेशन कि भाई डेफिनेशन क्या होती है उसको। फीवर को अपन ऑल्सो नोन एज पायरेक्सिया भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पायरेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ ए इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर अबाउट 37 नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस इन रिस्पॉन्स टू ट्रॉमा और इलनेस। क्या होता है इसमें? क्या होता है, इंक्रीज होने लग जाता है बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है 37, अगर सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, या 4 भी बोल सकते हैं कभी कभी। तो अगर ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, अगर इससे बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो अपन उसको बोल सकते हैं फीवर या फिर पायरेक्सिया। ये किसी ट्रॉमा का रिस्पॉन्स, इन द रिस्पॉन्स ऑफ ट्रॉमा। फीवर क्या हो सकता है? रिस्पॉन्स हो सकता है कोई ट्रॉमा का, मेजर अगर कोई ट्रॉमा वगैरह हुआ हो तो उसका रिस्पॉन्स हो सकता है, या फिर कोई इलनेस वगैरह हुई है, बॉडी इलनेस, उसका भी रिस्पॉन्स हो सकता है एक तरह से फीवर। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे फीवर। द पर्सन विद अ फीवर सो सेड द पर्सन विद फीवर इज सेड टू बी फेब्राइल एंड द वन हु हैज़ नॉट इज ए फेब्राइल। ठीक है, सेकेंड इसमें क्या बता रहा है कि जो पर्सन, अगर कोई भी पर्सन है उसको फीवर है, ठीक है, तो अपन उसको क्या बोल सकते हैं? फेब्राइल। ठीक है, मतलब किसी पर्सन को अगर फीवर है तो उसको फेब्राइल पेशेंट बोल सकते हैं। ठीक है, और हु हैज़ नॉट इज, तो अगर कोई किसी को फीवर नहीं है तो अपन उसको क्या बोलेंगे? एफेब्राइल। मतलब यही कहा गया, जो पर्सन अगर उसको फीवर है तो अपन फेब्राइल पेशेंट बोलेंगे, अगर उसको फीवर नहीं है तो एफेब्राइल पेशेंट बोलेंगे। ठीक है, पेशेंट भी नहीं कह सकते हो तो उसको, क्योंकि वो बिल्कुल हेल्थी पर्सन है। ठीक है, सॉरी, बिल्कुल हेल्थी पर्सन भी नहीं कह सकते, क्योंकि क्या पता उसको अदर डिजीज़ हो और हो सकता है उसको फीवर नहीं आ रहा, तो ऐसा तो नहीं है कि अपन उसको हेल्थी पर्सन बोल सकते हैं। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट इसमें आता है कॉजेज ऑफ फीवर, कि फीवर आने के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। फर्स्ट इसमें देखेंगे इन्फेक्शन। इट इज़ अ रिजल्ट फ्रॉम द रिस्पॉन्स टू द बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। सर्टेन पायोजन रिलीज फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट अफेक्ट द हीट रेगुलेटरी सिस्टम हाइपोथैलेमस रिजल्टिंग इन अ प्रोडक्शन ऑफ एक्सेस हीट एंड फीवर। ठीक है, आया थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा है तो इसमें क्या हो सकता है? इट इज़ अ रिजल्ट है, ये एक तरह फीवर क्या है? एक तरह का रिजल्ट है। ठीक है, रिजल्ट फॉर्म में रिस्पॉन्स, रिजल्ट है रिस्पॉन्स के फॉर्म में, जो क्या बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन। जब भी कोई बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसमें क्या होने लग जाता है? फीवर होने लग जाता है पर्सन को। सर्टेन पायोजन रिलीज फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरस पैरासाइट अफेक्ट द हीट रेगुलेटरी सिस्टम। इसमें पायोजन क्या होता है? सबसे पायरोजन पायरोजन वो, या इसको अपन फीवर एजेंट भी बोल सकते हैं, पायरोजन को। ठीक है, जो क्या करता है? एक तरह से फीवर को इंक्रीज करने का वर्क करता है। एक तरह से क्या करता है? जो फीवर बॉडी टेम्परेचर है या फीवर हो गया उसको क्या कर देगा? एक तरह से इंक्रीज कर देगा। ठीक है, ये क्या करता है? इंक्रीज करता है, इसलिए अपन इसको पायरोजन बोलते हैं। ये कहाँ से रिलीज होता है? बैक्टीरिया और वायरस और पैरासाइट से। ठीक है, जो क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं हीट रेगुलेटरी सिस्टम। अपने बॉडी टेम्परेचर के अंदर पढ़ा था कि हीट रेगुलेटरी सिस्टम कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस को ये क्या करने लग जाता है? अफेक्ट करने लग जाता है पायरोजन। ठीक है, तो वो क्या करता है, या वो क्या करता है उसकी, अगर वो हाइपोथैलेमस को अफेक्ट करेगा तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? एक्सेस हीट प्रोडक्शन करने लग जाएगा। अगर ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होने लग जाएगी बॉडी में तो वो क्या करती है? फीवर। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उसे ही अपन फीवर बोलते हैं। ठीक है, सेकंड कॉज क्या है इसमें? डिजीज़ कंडीशन। कोई भी डिजीज़ कंडीशन की वजह से हो सकता है, जैसे फर्स्ट में आ गया ब्रेन लीजन। ठीक है, ब्रेन लीजन, ब्रेन में किसी भी तरह इनर या आउटर पे कहीं पे भी ट्रॉमा हुआ है या फिर इंजरी हुई तो उसकी वजह से क्या हो गया? लीजन हो गया, तो उसकी वजह से भी फीवर आ सकता है। फिर सर्टेन मेलिग्नेंट नियोप्लाज्म। मेलिग्नेंट क्या होता है? बेनाइन और मेलिग्नेंट। इसमें मतलब ये है कि बेनाइन तो क्या होता है? स्लो प्रोग्रेस होती है, और मेलिग्नेंट क्या होती है? इसमें एक जगह से दूसरी जगह मेलिग्नेंट मतलब मूवेबल होने लग जाती है। ठीक है, नियोप्लाज्म किसी भी अब नॉर्मल ग्रोथ हो जाना। ठीक है, नॉर्मल सेल और टिश्यू की। ठीक है,
यही एक अबनॉर्मल मेलिग्नेंट न्यूरोप्लाज्म में, मतलब कि अबनॉर्मल सेल और टिश्यू का वो क्या होने लगा, ग्रोथ होने लग जाती है, तो वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव होने लग जाती है, उसको अपन बोल सकते हैं मेलिग्नेंट। ये बहुत सीवियर कंडीशन होती है। फिर सेकंड आ गया, फिर नेक्स्ट देखेंगे अपन ब्लड डिजीज़। ब्लड डिजीज़ कौन कौन से हो सकती है? लुकेमिया, इसमें दे रखा है लुकेमिया। लुकेमिया क्या होता है? एक तरह का वाइट ब्लड कैंसर होता है, ये एक ब्लड फॉर्मिंग कैंसर वो भी बोल सकते हैं इसको, या इसको वाइट कैंसर, WBC का कैंसर भी बोल सकते हैं अपन। ये क्या करता है? अफेक्ट करता है बोन मेरो को, बोन मेरो भी इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। फिर आएगा सेकंड एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म क्या होता है? एम्बोलिज्म और थ्रोम्बस में किसी को मतलब थोड़ा बहुत आइडिया है कि ये क्या हो सकता है? एम्बोलिज्म तो होता है, और थ्रोम्बस क्या होने लग जाता है? जो ब्लड या ब्लड की जो ब्लड वेसल्स या आर्टरी वगैरह हो गई, तो उसमें क्या होने लग जाता है? जो ब्लड का होने लग जाता है, ब्लड क्लोटिंग बनने लग जाता है, ब्लड के क्लोट बनने लग जाता है, या फिर ये हो सकता है ब्लड की थिकिंग इंक्रीज होने लग जाती है, या फिर क्या होता है प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होने लग जाता है, वहाँ पे क्या होने लग जाता है? थ्रोम्बस का फॉर्मेशन। जैसे ये कोई आर्टरी है, ठीक है, यहाँ पे क्या होने लग जाता है? थोड़ा तो जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर हो गया, या फिर ब्लड जो RBC थिकर होने लग जाती है, या फिर उसकी वजह से फेट डिपॉजिट होने लग जाता है, या फिर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लग जाता है, उसकी वजह से क्या होने लग जाता है? यहाँ पे थ्रोम्बस बनने लग जाता है। अगर इस आर्टरी में यहाँ पे अगर थ्रोम्बस बनने लग गया, तो इसका डायमीटर तो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा? ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आने लग जाए, उसकी वजह से फीवर हो सकता है, ठीक है। या फिर एम्बोलिज्म, अगर यही क्लोट, ठीक है, मैं समझाती हूँ आपको, ठीक है, अगर यही क्लोट ये क्या करेगा? यहाँ से ब्रेक होके वे क्या करने लग जाए? सर बॉडी सिस्टम में यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ आते आते ये क्या करने लग जाए? लंग्स वगैरह, या फिर हार्ट में, ठीक है, या हार्ट वगैरह हो गया, या फिर जो ब्रेन को जो क्या कर रही है, ब्रेन को जो सप्लाई करिए उस आर्टरी में जाकर करिए ऑब्स्ट्रक्शन, ये वहाँ पे जाकर अगर ओक्लूड हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या कर सकता है? ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। एम्बोलिज्म तो आया समझ में। एम्बोलिज्म क्या होता है? थ्रोम्बस क्या है? एक जगह से एक आर्टरी में फॉर्म होने लग जाता है, ठीक है, और वही थ्रोम्बस अगर ब्रेक होके अपनी सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या करने लग जाए? सर्कुलेट करने लग जाता है, तो उसको अपन बोल सकते हैं एम्बोलिज्म, ठीक है। इसकी वजह से फीवर असर। फिर आ गया स्किन अबनॉर्मलिटी की वजह से, स्किन अबनॉर्मलिटी इंटरफेयर करती है हेयर लॉस में, ठीक है। फिर आ गया एक्सपोजर टू हीट हॉट इन्वायरमेंट, ठीक है। एक्सपोजर टू हॉट इन्वायरमेंट कैसे हो गया? जैसे भी कोई भी पर्सन क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा ही हॉट इन्वायरमेंट में रहता है, तो उसकी वहाँ पे भी क्या उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाता है। फिर एलर्जी क्रिएशन की वजह से हो सकता है, सर्जिकल ट्रॉमा की वजह से, या फिर क्रश इंजरी की वजह से हो सकता है। आए समझ में कॉजेज ऑफ फीवर। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फीवर, कौन कौन से टाइप्स होते हैं फीवर के, टाइप्स ऑफ फीवर देखेंगे। इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे इसमें कांस्टेंट फीवर। कांस्टेंट फीवर क्या होता है? जिसमें बॉडी टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंटली एलिवेटेड एंड फ्लक्चुएट लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होने लग जाता है? जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो क्या करने लग जाता है? एक तरह से एलिवेटेड होने लग जाता है। ये बॉडी टेम्परेचर तो मतलब बॉडी टेम्परेचर में वेरिएशन आने लग जाता है, या फिर एलिवेटेड होने लग जाता है वो, पर एलिवेटेड हो लग गया या फिर फ्लक्चुएट होगा, पर वो क्या होगा? मोर देन जो 2 डिग्री सेल्सियस है ना, लेस देन 2 डिग्री, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बॉडी टेम्परेचर तो बढ़ेगा, पर वो क्या करेगा? जो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, और ये कॉन्स्टेंटली एलिवेटेड रहता है या फिर फ्लक्चुएटेड रहता है, इसमें कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। और ये नॉर्मल हो सकता है, डे में हो सकता है, वीक्स में हो सकता है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट रेमिटेंट फीवर, जब बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस बट अबाउ नॉर्मल बट डज नॉट रीच द नॉर्मल बिटवीन द फ्लक्चुएशन एंड, ठीक है। इसमें क्या होगा? बॉडी टेम्परेचर, इसमें तो क्या हो रहा था? लेस देन 2 से ज़्यादा नहीं हो रहा था, पर इसमें क्या हो रहा है? बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस। इसमें 2 डिग्री सेल्सियस है या 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो रहा है, पर उसमें कॉन्स्टेंट फीवर में क्या हो रहा था? 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं हो रहा था, पर इसमें क्या होगा? 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा नॉर्मल से, ठीक है। और ये डज नॉट टीच नॉर्मल एंड बिटवीन फ्लक्चुएट्स, ठीक है। थर्ड देखेंगे अपन इंटरमीडिएट फीवर, जो बॉडी टेम्परेचर अल्ट्रेशन रेगुलरली बिटवीन द पीरियड ऑफ फीवर एंड पीरियड ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर। इंटरमीडिएट बॉडी टेम्परेचर जो क्या होगा? एक तरह से अल्ट्रेशन आने लग जाए, अल्टरनेट होने लग जाता है, रेगुलरली अल्टरेट होगा, उसमें पीरियड ऑफ फीवर होगा या फिर पीरियड ऑफ द नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, उसमें क्या होने लग जाए? अल्टरनेट होने लग जाएगा, ठीक है। फोर्थ अपन देखेंगे इन्वर्स फीवर। इसमें क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ फीवर हाईएस्ट टेम्परेचर रीच
रिकॉर्ड इन मॉर्निंग आवर और लोवेस्ट टेम्परेचर इज, इसमें इन्वर्स फीवर में ये है कि बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज तो होगा मॉर्निंग आवर में और लो होगा इवनिंग आवर में, ठीक है, इवनिंग में। आया समझ में। फिर आएगा लास्ट है रिलैप्सिंग फीवर, ठीक है। रिलैप्सिंग फीवर में क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल फॉर द लीस्ट ए डे बट अगेन फीवर रिकर। इसमें क्या, रिलैप्सिंग फीवर में ये क्या, बॉडी टेम्परेचर रिटर्न तो आएगा, जैसे पहले बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, हो रखा था, हाई हो रखा है, वो एक टाइम ऐसा आएगा जब नीचे वो क्या नॉर्मल कंडीशन में आने लग जाएगा, ठीक है। वो पहले 39 था, फिर वो क्या करने लगा था, 37 डिग्री सेल्सियस पे आने लग जाएगा नॉर्मल बॉडी। एक बार आएगा पर वो क्या होगा, पर उसके वो वापस नॉर्मल आने के बाद वापस क्या अगेन फीवर वापस बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। ये होता है रिलैप्सिंग फीवर, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टेजेस ऑफ फीवर पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट 5 स्टेजेस है। ऑनसेट, फर्स्ट स्टेज इज ऑनसेट एंड इन्वेजन। इट इज स्टेज इन विच देयर सडन और ग्रेजुअल राइज द बॉडी टेम्परेचर। इसमें क्या होगा, ऑनसेट और इन्वेजन स्टेजेस में क्या होगा कि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, राइज होगा, पर वो क्या हो सकता है, सडन हो सकता है, सडन में अचानक हो सकता है, और ग्रेजुअल धीरे धीरे इंक्रीज होगा। यही है कि इसमें एकदम से क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर राइज होगा, या तो सडन होगा या फिर क्या होगा धीरे धीरे ग्रेजुअल राइज होगा, ठीक है। फिर आ गया सेकंड स्टेज स्टेडियम। स्टेडियम को अपन ये भी फेस्टिगम भी बोलते हैं, फेस्टिजियम स्टेज भी बोलते हैं। इट इज स्टेज ए बॉडी टेम्परेचर हैज़ रीच इट्स मैक्सिमम एंड रिमेन कॉन्स्टेंट एट अ लेवल ऑफ। ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा, रीच हो जाएगा मैक्सिमम लेवल पे, बट ये क्या होने लग जाए, रीच हो जाएगा मैक्सिमम लेवल पे, पर वहाँ पे क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट, वहाँ पे क्या होने लग जाएगा, वो एक तरह से वहीं पे जहाँ पे हाई लेवल पे वो गया है ना, पहुँचा है, वहाँ पे ही वो कांस्टेंट होने लग जाएगा, ठीक है। फिर आएगा डिक्लाइन। इट इज स्टेज व्हेन द एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर इज रिटर्निंग टू नॉर्मल फीवर में डिक्लाइन सडनली एंड ग्रेजुअली। इसमें क्या होगा, व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, वो क्या करने लग जाए, धीरे धीरे रिटर्न होने लग जाएगा अपने नॉर्मल फीवर में। तो वो क्या कर मैं डिक्लाइन, या तो फिर बहुत वो रिटर्न आएगा, बॉडी टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे रिटर्न वापस आने लग जाएगा, पर या तो वो सडनली आने लग जाएगा या फिर एकदम से धीरे धीरे आएगा वो, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेज में क्या होगा, इट इज़ सडन रिटर्न टू द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अगर जो बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल पोजीशन में नॉर्मल आ रहा था, ठीक है, रिटर्न वापस क्या कर रहा है, वो नॉर्मल आ रहा है, तो एकदम से आ गया, अगर सडन आ गया, अचानक बिल्कुल एक लो लेवल पे आ गया, तो उसको अपन बोल सकते हैं क्राइसिस। और लाइसिस कब बोलेंगे, फिफ्थ स्टेज में। इट इज़ अ ग्रेजुअल रिटर्न द नॉर्मल। ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे, अगर वो धीरे धीरे जो क्या करता है नॉर्मल नॉर्मल टेम्परेचर पर आता है, उसको अपन बोल सकते हैं लाइसिस। उसके बाद हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम ऑफ फीवर। फर्स्ट में अगर किसी को अगर फीवर आया तो उसमें क्या होगा, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे पेशेंट में, हेडेक होगा, ठीक है, जॉइंट पेन देखने को मिलेगा, मसल्स वगैरह में क्या होगा, पेन्स देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ उसको भूख नहीं लगेगी। कोई भी अगर किसी को बुखार आ रहा हो, या किसी देखा होगा अपनी फैमिली मेम्बर में भी कि कोई भी पर्सन है अगर उसको फीवर है तो वो क्या करेगा, खाना नहीं खाएगा, ठीक है। जनरल वीकनेस, उसकी बॉडी में एक तरह से की वीकनेस रहेगी, उसको थकावट जैसी महसूस होगी, एकदम से वो नहीं बोलेगा कि जैसे मेरे को बहुत तो चक्कर आने जैसा हो रहा है, वीकनेस हो रही है बॉडी में, हालत ही नहीं चल रही है मेरी, तो ऐसे बोलेगा पर्सन पेशेंट, ठीक है। फिर आएगा डिहाइड्रेशन। अगर कोई भी किसी भी पर्सन को फीवर है तो उसकी बॉडी क्या होने लग जाती है, डिहाइड्रेट होने लग जाती है, उसको मतलब वाटर की कमी होने लग जाएगी उसमें एक तरह से, ठीक है। कोट टंग होने लग जाएगी। फिर आएगा शेलो एंड रैपिड ब्रीथिंग। शेलो मतलब बहुत धीरे धीरे, और मतलब बहुत डीप और फास्ट ब्रीथिंग, रैपिड मतलब फास्ट ब्रीथिंग करेगा वो। फिर आएगा इंक्रीज पल्स रेट, उसकी पल्स रेट क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज पल्स रेट उसकी इंक्रीज होने लग जाएगी। अगर उसका बॉडी, और फिर नेक्स्ट देखेंगे स्वेटिंग। अगर उसका बॉडी टेम्परेचर एकदम से इंक्रीज होगा तो उसको क्या हो सकता है, स्वेटिंग भी हो सकती है। एंड सीविंग, किसी को ऐसा हो सकता है कि जब राइगर वाली बॉडी टेम्परेचर क्या होने लग जाएगा, एकदम से इंक्रीज होने लग जाता है, उसको क्या होने लग, बहुत ज़ोर से सीवरिंग, ठंड लगने लग जाएगी किसी पेशेंट को, उसको अपन बोल सकते हैं राइगर, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ फीवर कैसे करेंगे। अब मैनेजमेंट ऑफ फीवर में फर्स्ट अपन देखेंगे असेसमेंट ऑफ पेशेंट का कैसे असेसमेंट करते हैं, ठीक है, कि किसी पेशेंट को फीवर आ रहा है तो उसको कैसे असेसमेंट करें। कॉन्स्टेंटली असेस क्लाइंट विथ फीवर, ठीक है, उसको क्या करेंगे, कॉन्स्टेंटली असेस करेंगे जो
क्लाइंट विथ फीवर, जिस पेशेंट को फीवर आ रहा है तो उसको अपन क्या करते हैं, एक तरह से कॉन्स्टेंटली उसको असेस करेंगे कि उसका बॉडी टेम्परेचर, बार बार उसका क्या करेंगे, बॉडी टेम्परेचर चेक करेंगे, उसको असेस करेंगे पेशेंट की कंडीशन, ठीक है। फिर आएगा मॉनिटर वाइटल साइंस फ्रीक्वेंटली, उसको फ्रीक्वेंटली वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे, चेक करेंगे कि पेशेंट कौन सा प्रोग्रेस कर रहा है कंडीशन, कि पेशेंट की कंडीशन प्रोग्रेस कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। फिर देखेंगे असेस स्किन ऑफ फॉर कलर एंड फॉर एनी साइन ऑफ डिजीज, पेशेंट को क्या करेंगे, क्योंकि फीवर का पेशेंट है तो कहीं उसकी स्किन का कलर देखेंगे और साइन ऑफ डिहाइड्रेट, कहीं उसकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं हो रही, उसको अपन स्किन को देखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, मॉनिटर इनटेक इनपुट एंड आउटपुट ऑफ क्लाइंट, ठीक है। उसमें जो पेशेंट कितना खा रहा है और कितना उसको वापस आउटपुट हो रहा है उसको देखेंगे। जैसे अपन उसको क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज़ वगैरह IV फ्लूइड दे रहे हैं, फिर उसको कोई भी चीज़ खिला रहे हैं तो उसको अपन मॉनिटर करेंगे कि कितने अमाउंट में उसको दे रहे हैं और कितने अमाउंट में उसको यूरिन के थ्रू वापस आउटपुट भी देखेंगे उसका, ठीक है। फिर देखेंगे मॉनिटर द लैबोरेटरी रिकॉर्ड्स ऑफ क्लाइंट्स के जो भी ब्लड कलेक्शन, जो CBC वगैरह कराई या फिर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करवाया हो, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, तो उसको क्या करेंगे, अपन मॉनिटर करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे क्लाइंट को, ठीक है। फिर नोट एंड रिपोर्ट एनी वर्जन ऑफ क्लाइंट कंडीशन इमीडिएटली, अगर किसी भी क्लाइंट की कंडीशन नोट करेंगे एंड रिपोर्ट करेंगे, मतलब रिपोर्ट कब करेंगे, जब भी कोई भी क्लाइंट को हो सकता है उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लग जाए, उसको कन्वल्जन वगैरह आने लग जाए, उसकी कंडीशन वर्जन मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर ख़राब होने लग जाएगी उसकी कंडीशन, तब अपन क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली अपन क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, जो सुपीरियर जो डॉक्टर वगैरह होंगे उनको क्या करेंगे, एक तरह से रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। फिर सेकंड उसका रेगुलेशन करेंगे, उसकी बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन कैसे करेंगे, जो भी रेगुलेट करेंगे किसी, ठीक है, जो उसको मेक द रूम इज़ वेल वेंटिलेटेड, मतलब जो रूम में क्या होना प्रॉपर वेंटिलेटेड, मतलब उसका जो वेंटिलेशन सिस्टम है, जैसे ऑक्सीजन उसको मेंटेन करके रखेंगे ताकि पेशेंट को क्या हो, कोई दिक्कत ना हो। फिर इसका स्विच ऑन द फैन, अगर कोई भी पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो अपन उसको क्या करें, फ़ैन को चालू कर देंगे ताकि उसको थोड़ी कम हो। फिर रिमूव द एक्सेस, कोई भी अगर एक्सेस जो क्लाइंट को ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ा रखी है या फिर ब्लैंकेट तो अपन उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ताकि अगर कोई भी पेशेंट वार्म फील कर रहा है, उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज है तो उसको ब्लैंकेट को हटा देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, कीप हाइड्रेट प्रोवाइड द फ्लूइड, इसमें क्या करेंगे, क्लाइंट को क्या करेंगे, हाइड्रेट रखेंगे, क्योंकि उसको फ्लूइड प्रोवाइड कराएंगे, फीवर का पेशेंट है, अपन उसको क्या करें, हाइड्रेट होने के चांसेस होते हैं, तो उसको क्या करेंगे, एक तरह से अपन कोई भी फ्लूइड वगैरह प्रोवाइड करते रहेंगे तो वो क्या है, हाइड्रेटेड रहेगा, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, टेप इट स्पंज टू ब्रिंग द टेम्परेचर इज नॉट द टेप इट स्पंज, किसी को आइडिया होगा कि टेप इट स्पंज, किसी को भी अपन घर पे किसी को फीवर वगैरह आता है तो अपन अपनी मम्मी वगैरह होती है तो वो क्या करती है, एक तरह से अपने जो सिर पे या फिर क्या करती है, वो एक तरह से पट्टी वगैरह रखती है, तो उसी को बोलते हैं टेप इट, मतलब जो वो क्या करती है, एक तो वार्म वाटर होता है या उसमें क्या होता है, तो वो क्या करती है, इसमें वाटर से क्या करती है, उसमें पट्टी वगैरह होती है तो उसको क्या करती है, एक तरह से अपने सिर पर रखती है ताकि वो उसकी वजह से इवापोरेशन की वजह से क्या होने लग जाए, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होने लग जाता है, ठीक है। और फिर आता है प्रिवेंट शिवरिंग एट द इंक्रीज द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, अगर शिवरिंग से प्रिवेंट करेंगे, मतलब या उसका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल डिक्रीज़ ना हो जाए, उससे प्रिवेंट करेंगे किसे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करके, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उसको हीट प्रोड्यूस करेंगे ताकि उसकी को शिवरिंग में, मतलब बहुत उसका बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ ना हो, वो शिवरिंग में ना चला जाए, और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को भी इंक्रीज़ करेंगे शिवरिंग से प्रिवेंट करने के लिए। फिर अपन क्या कर सकते हैं, एंटीपायरेटिक जो मेडिकेशन वगैरह हो गई उसको अपन क्या करते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जैसे पैरासीटामोल हो गई प्रिस्क्रिप्शन एज पर डॉक्टर ऑर्डर के, उसको क्या कर सकते हैं, एंटीपायरेटिक मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। फिर अपन नेक्स्ट देखेंगे मीट द न्यूट्रिशन नीड्स, ठीक है, किसी भी पेशेंट को फीवर अगर आता है तो उसकी न्यूट्रिशन नीड को कैसे उसको प्रोवाइड कराएंगे या फिर मीट करेंगे, ये इसमें देखते हैं। प्रोवाइड द क्लाइंट हाई कैलोरी डाइट एज ए सेलुलर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज ड्यूरिंग द फीवर, मतलब यही इसमें ये है कि जो क्लाइंट है उसको क्या करेंगे, हाई कैलोरिक डाइट प्रोवाइड करेंगे। क्यों प्रोवाइड करेंगे हाई कैलोरिक डाइट, ताकि उसको क्या सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है वो इंक्रीज़ हो सके फीवर के टाइम पे। अगर वो इंक्रीज़ होगा तो उसमें क्या होना है, जो अच्छे से क्या होने लग जाएगी, एनर्जी के लिए अपन को
जो हाई कैलोरी डाइट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हाई ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 13% ऑक्सीजन कंजप्शन अकर व्हेन द ईच सेंटीग्रेड डिग्री ऑफ द राइज। अगर बॉडी टेम्परेचर क्या हो रहा है, 1 जैसे डिग्री सेल्सियस भी राइज हो रहा है, जैसे पहले 37 डिग्री था, फिर अगर 1% क्या होगा, राइज होगा, ठीक है, जैसे 98.6 है, ठीक है, अगर वहाँ से क्या होगा 99 मतलब 99.6 हो गया। अगर 1% भी इंक्रीज़ हुआ फ़ारेनहाइट में, अगर इंक्रीज़ होता है, ठीक है, तो अपन उसको क्या करते हैं पर हवा मतलब पर सेल्सियस पे या फिर पर फ़ारेनहाइट पे क्या करेंगे, उसको 30% जो ऑक्सीजन है वो भी इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है, आया समझ में। फिर प्रोवाइड द स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील ऑफ द क्लाइंट, द डाइट शुड बी इजीली डाइजेस्टेबल एंड पाल्पेटेबल, ठीक है। अपन क्या करें, स्मॉल बहुत छोटे छोटे मतलब थोड़ा थोड़ा उसको क्या करेंगे, फीड करवाएंगे, मतलब मील प्रोवाइड कराएंगे या फ्रीक्वेंट मील प्रोवाइड करेंगे क्लाइंट को। द डाइट शुड, अगर वो जो प्रोवाइड कराना है मील वगैरह, वो क्या इजीली डाइजेस्ट होना चाहिए और पाल्पेट मतलब पेशेंट को भी एक तरह से अच्छा लगना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब फीवर के जो पेशेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक तरह से अवॉइड करते हैं, उसको अच्छा नहीं लगता है तो वो एक तरह से फूड को अवॉइड करने लग जाते हैं। फिर अपन क्या करेंगे, जो प्रोवाइड द एडिक्वेट फ्लूइड 2500 सॉरी और 3000, ठीक है, ml पर DL टू प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन। उसको क्या करेंगे, 2500 से 3000 ml पर डे उसको क्या करेंगे, फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो क्या करें, प्रिवेंट कर सके अपन डिहाइड्रेशन से, ठीक है। फिर क्या करें, एडमिनिस्टर करेंगे इंट्रावेनस फ्लूइड इफ नोजिया वोमिटिंग डायरिया इज प्रेजेंट। अगर उस पेशेंट को नोजिया हो रहा है, उसका जी घबरा रहा है, वोमिटिंग हो रही है, उसको बार बार क्या हो रहा है, जो वोमिटिंग हो रही है या फिर डायरिया हो रहा है, दस्त लग रही है उसको, तो उसको क्या करेंगे, अपन IV फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और इंटेक आउटपुट चार्ट शुड बी मेंटेन क्लाइंट विद ए फीवर। और क्या करेंगे, जो जितना अपन IV फ्लूइड वगैरह दे रहे तो उसको अपन रिकॉर्ड करेंगे एक तरह से, और कितना आउटपुट हो रहा है, कितना यूरिन के थ्रू उसको बाहर निकल रहा है, उस फ्लूइड को भी अपन क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। इनटेक आउटपुट दोनों चार्ट क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे फीवर के पेशेंट में। फिर अपन देखते हैं 4th, रेस्ट एंड स्लीप। अगर किसी पेशेंट को क्या फीवर हो रहा है तो उसको काम एंड क्वाइट जो इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड कराएंगे पेशेंट को, ठीक है, क्लाइंट को। क्लाइंट शुड बी आस्क टू बी टेक ए एडिक्वेटेड। फीवर के पेशेंट को क्या करेंगे, वो वीकनेस वगैरह फील कर रहा होगा तो उसको क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कि अपन क्या करें, आप एडिक्वेट जो रेस्ट वगैरह है वो लो, ठीक है। फिर अपन 3rd में उसको बोलेंगे क्लाइंट शुड बी रेस्ट कंफर्टेबल, मतलब क्लाइंट को क्या करेंगे, रेस्ट करवाएंगे उसकी जैसे भी उसको कंफर्टेबल पोजीशन वगैरह लगती है उसमें, ठीक है। फिर 4th अपन देखेंगे, 5th अपन देखेंगे मेंटेन पर्सनल हाइजीन। तो अपन सब तरह के जो कोई किसी भी तरह की डिजीज़ हो गई है उसमें भी अपन सब में पर्सनल हाइजीन मेंटेन करते हैं। उसमें अगर किसी कोई भी पेशेंट है तो अपन उसको क्या करेंगे, एक तरह से ओरल केयर प्रोवाइड करें, क्योंकि फीडिंग के बाद में क्या होता है, पेशेंट को अपन उसको बोलेंगे ओरल केयर जो होती है उसकी प्रोवाइड करेंगे। फिर जो अप्लाई इमोलियन ड्राई टू लिप्स टू प्रिवेंट द क्रैकिंग, क्योंकि फीवर के पेशेंट में क्या होता है, जो उसके लिप्स वगैरह हो गए, बॉडी डिहाइड्रेट होगी तो वहाँ पे क्या होने लगता है, लिप्स वगैरह क्या होने लग जाए, फटने लग जाएंगे, फिर क्रैक होने लग जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एमोलिएंट जो होती है ना, जैसे जेली वगैरह होती है, वो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं पेशेंट को। और स्पंज बाथ इज़ गिवन डेली टू मेंटेन हाइजीन, मतलब जो क्या करता है, पेशेंट को हाइजीन को मेंटेन करने के लिए स्पंज बाथ देते हैं, पूरी बाथिंग करवाते हैं अपन। स्पंज बाथ कैसे देंगे अपन, स्पंज बाथ जिसे किसी को पेशेंट को छोटे बच्चे वगैरह नहीं होते या फिर पेशेंट होता है उसको पूरा मतलब वाटर से ऐसे नहलाया नहीं जाता, तो उसको क्या करता है, स्पंज बाथ किसी भी कपड़े वगैरह के थ्रू अपन क्या करते हैं, स्पंज बाथ प्रोवाइड करते हैं। और इफ प्रोफ्यूज स्वेटिंग इज़ प्रेजेंट, फ्रीक्वेंट स्पंजिंग इज, अगर क्या पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है तो अपन उसको क्या करें, स्पंजिंग प्रोवाइड एसेंशियल होती है उस पेशेंट के लिए। प्रोवाइड क्लाइंट विद कॉटन गारमेंट्स दे एब्जॉर्ब द स्वेटिंग, अगर पेशेंट को स्वेटिंग हो रही है तो अपन उसको क्या करते हैं, एक तरह से कॉटन के जो गारमेंट्स वगैरह होंगे ना, कॉटन के जो कपड़े होंगे ना वो प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो क्या करता है, जो पसीना वगैरह हो रहा है उसको ऑब्जॉर्व कर सके। फिर आता है फॉलो सेफ्टी मेजर। पेशेंट का क्या करता है, अपन कभी भी जो पेशेंट हाई फीवर हो रहा हो पेशेंट है उस टाइम अपन क्या करेंगे, पेशेंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो पेशेंट हो सकता है वो सम टाइम क्या कर सकता है, राइगर भी हो सकता है, उसका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल क्या हो सकता है, वो सीवियर जो क्या होने लग जाएगा, उसको सीवरिंग होने लग जाएगी, सीवरिंग, वो कप कपाने लग जाएगा, ठंडी शरीर में होने लग जाएगी,
उस टाइम पे वो होने लग जाएगा। सीवरिंग किस में होती है? मेनली तो सीवरिंग मलेरिया के पेशेंट में देखने को मिलती है। या फिर कभी कभी क्या होने लग जाए, कन्वर्जन होने लग जाए, उसको बहुत क्या, उसको क्या एक तरह तान आने जैसा होने लग जाएगा पेशेंट, अगर बहुत हाई टेम्परेचर मतलब हाई फीवर उसको हो गया तो। इसलिए अपन पेशेंट को कभी, हाई फीवर वाले पेशेंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है। फिर सेकंड क्या देखेंगे इसमें, राइट साइड रेल, जो पेशेंट की जो बेड के चारों तरफ जो क्या होती है, दोनों साइड पे साइड रेल्स होती है, उसको क्या करते हैं अपन, अप कर देंगे। ठीक है, उसको मतलब जो क्या करता है, एक साइड रेल वैसे नॉर्मल कंडीशन में तो ऐसे ही रहती है, पर अगर कोई भी कन्वर्जन वगैरह का पेशेंट है या फिर छोटा बच्चा है तो उसमें क्या कर रहा है अपन, साइड रेल को इंक्रीज़ कर देंगे ताकि वो क्या कर सके, प्रिवेंट फॉल, उसको गिरने से बचा सके अपन। और इसमें क्या होता है, फिर व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इज ब्रॉट डाउन इन नॉर्मल लेवल, अगर क्या होने लग जाए, बॉडी टेम्परेचर क्या होने लग जाएगा, नॉर्मल लेवल 37 डिग्री सेल्सियस से भी अगर डाउन होने लग जाएगा, तो उसमें क्या कर सकते हैं अपन, उस पेशेंट को वार्म ब्लैंकेट प्रोवाइड करेंगे ताकि अपन क्या कर सकते हो, हाइपोथर्मिया में ना चला जाए, उससे प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, इसमें ये कि जब बॉडी टेम्परेचर अगर नॉर्मल से लेवल से डाउन चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो उस समय भी क्या करेंगे, उसको क्लाइंट को प्रोटेक्ट करेंगे, वार्म ब्लैंकेट प्रोवाइड करेंगे ताकि वो क्या कर सकते हैं, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, आया समझ में? आज हमने देखा था फीवर क्या होता है, इसमें जैसे नॉर्मल फीवर अपन देखा था कि फीवर क्या होता है, इसमें बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाता है, किसी रिस्पॉन्स होता है ट्रोमा की वजह से। फिर अपन ने कॉजेज देखे, इन्फेक्शन हो गया, अदर डिजीज़ कंडीशन हो सकता है, ल्यूकेमिया की वजह से हो सकता है। ठीक है, फिर अपन ने टाइप देखे, कॉन्स्टेंट फीवर, रेमिटेंट फीवर, इंटरमीडिएट फीवर, इन्वर्स फीवर और रिलैप्सिंग फीवर। उसके बाद अपने स्टेजेस देखी थी, 5 स्टेजेस होती है। फिर अपन ने मैनेजमेंट देखा, असेसमेंट देखा, उसमें असेसमेंट कैसे करते हैं, मॉनिटर करेंगे उस पेशेंट के वाइटल साइंस वगैरह को, फिर रेगुलेट करेंगे बॉडी टेम्परेचर को, स्विच वगैरह ऑन करके, या एक्सेसिव ब्लैंकेट है तो उसको रिमूव करेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, न्यूट्रिशन नीड प्रोवाइड करेंगे, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, और उसमें IV फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे, नोजिया वोमिटिंग है तो रेस्ट ऑन स्लीप प्रोवाइड, अगर काम इन्वायरमेंट प्रोवाइड, क्वाइट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को ताकि पेशेंट क्या इरिटेट नहीं हो और इजीली स्लीप ले सके और रेस्ट कर सके पेशेंट। ठीक है, फिर अपन पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे पेशेंट की। उसके बाद अपन सेफ्टी मेजर देखे थे। ये आज का मेरा टॉपिक था, फीवर वाइटल साइन का 3rd पार्ट था। इसमें वाइटल साइन का 4th पार्ट अपन आगे देखेंगे, जिसमें अपन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।